तो बच्चों अब जो नया टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं वो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स, वन ऑफ द मतलब लार्ज, अगर मैं बोलूं साइज में वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स है। एग्जाम के वेटेज के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल है, थियरी है, डेरिवेशंस है, बड़े बड़े डेरिवेशन है, अप टू 4 मार्क्स के डेरिवेशंस भी आते हैं इससे। ठीक है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है पर काफी वास्ट है, बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो एक एक लाइन जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, एक एक लाइन डिटेल में करेंगे। विल डू द मार्किंग्स एंड एवरीथिंग। मेक श्योर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो और स्टार्टिंग से पूरा समझो। ठीक है, कहीं पे भी एक बिल्कुल ढिलाई नहीं छोड़नी। क्या बोलते हैं बच्चन साहब फोन पे, दवाई भी क्या ढिलाई नहीं करनी है, दवाई भी करनी, कड़ाई भी करनी है ना। बस वही करना है अपने को केमिस्ट्री में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। चलो तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बात भाई, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? बहुत ही सिंपल, इट्स इन द नेम इटसेल्फ। यू कैन सी thermodynamics. It comes from two different words. One, thermo, which means heat, literally means heat, but here we will say heat or energy. Literal meaning is heat, we'll say heat or energy. And dynamic means, ये तो फिजिक्स में किया ना, डायनामिक मतलब चेंजिंग, स्टैटिक मतलब एक जैसा रहने वाला स्टैटिक, बदलने वाला डायनामिक। जैसे है ना डायनामिक पर्सनालिटी होती है किसी की, वैसी। तो डायनामिक मतलब चेंज। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान, लेन देन ना, गेन लॉस, जब वो स्टडी करते हो तो उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इतनी सिंपल चीज है। व्हेन वी आर स्टडीइंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between the system and the surroundings. Now what is system, what is surroundings, I'll come to that. जब उसको हम स्टडी करते हैं तब उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक, एक चैप्टर है जो फिजिक्स में भी आएगा। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स अलग है, वहां पर इंजन, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उसमें हीट कैसे लॉस होगा उसके ऊपर आप ज्यादा बात करोगे। उसमें आप आईसी इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह उनके बारे में बात होगी। काफी बेसिक प्रिंसिपल्स आर द सेम। और केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के थर्मोडायनेमिक्स की बात, बट बेसिक प्रिंसिपल्स आप ज्यादा इन डेप्थ यहां पर पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो बहुत ध्यान से सुनना, वहां पे भी काम आ जाएगा। पहला डिफाइन कर लो, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। भले ही वो चेंज फिजिकल हो या केमिकल हो, ये है डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्लीज मार्क करके रखो, ये 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। मार्क कर लिया सबने? टर्म्स यूज्ड है, टर्म्स यूज्ड में सिस्टम एंड सराउंडिंग। वॉट एवर यू आर स्टडीइंग इन थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोला मैंने? वॉट एवर यू आर स्टडीइंग इन थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स योर सिस्टम। बहुत सिंपल। अगर इस तरह से देखो कि भाई जैसे आप ये गर्म पानी की बोतल है, ठीक है, तो मैं इसका कूलिंग किस तरह होने वाला है ये स्टडी कर रहा हूं। मतलब पानी गर्म है अभी और कितने टाइम में ठंडा हो जाएगा, मैं उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम को नहीं, मतलब कितना एनर्जी लॉस होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाई कैसे ठंडा हो रहा है। तो ये बॉटल, ये पानी, ये मेरा सिस्टम। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में सब कुछ, सराउंडिंग्स। समझे बात? बहुत सिंपल। आप जिस चीज को स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम, उस चीज को छोड़ के यूनिवर्स में बाकी जो कुछ बचा वो सराउंडिंग। सपोज यू आर स्टडीइंग योरसेल्फ, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ सिस्टम, एवरीथिंग एल्स अराउंड यू इज द surroundings. So if it is very hot outside and you're sitting here in your room and you're sweating, you're losing heat, right? So you are the system. Where is that heat going? It's going into the room, it's going into the surroundings. System, surrounding. क्या ये बात सिंपल है, क्लियर हुई?
है ना। तो देखना यहां पर, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड सराउंडिंग्स। बहुत ही आसान। सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच यू आर स्टडीइंग अंडर थर्मोडायनेमिक्स is called system, all other parts are called surroundings. System plus surroundings equal to, yes, system plus surrounding equal to universe. Now it seems very stupid ना कि सर ये मेरा थोड़ा सा गर्म पानी का बॉटल ये पूरे यूनिवर्स में एनर्जी फैला देगा। हाँ, इसका एनर्जी कहां तक जाएगा इसका कोई एक्सटेंट थोड़ी है, कहीं तक भी जा सकता है। मेरे गर्म पानी की बॉटल की हीट मार्स तक पहुंच चुकी होगी, मुझे क्या पता, ठीक है। तो यूनिवर्स सीधा सिस्टम सराउंडिंग टोटल मिला के यूनिवर्स, ऐसे है ना। और सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ फर्क नहीं। जो चीज आज स्टडी कर रहे हैं, है ना, ठीक है। छोले भटूरे में गर्मा गर्म भटूरे निकाले, सिस्टम, तो थोड़ा हीट बाहर निकली गई सराउंडिंग में, अपने को क्या है ना। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब ये जो सिस्टम है इसके टाइप्स हैं। एक चीज बच्चों ध्यान में रखना, मैं जो आपको मार्किंग करा रहा हूँ करते जाना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे चीजें जिसको मैं बहुत ही मजाक में आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, बिकॉज बहुत सिंपल चीजें हैं, बट ये बोर्ड्स में आपके 2 मार्क या 3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में भी आती है। जैसे कि डिफाइन एंड क्लासिफाई सिस्टम, वेरी पॉपुलर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने डिफाइन कर लिया, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। व्हाट आर द टाइप्स? सिंपल, देखें, हाँ, तो सिस्टम के there are 3 types. There are 3 types of system. The first one is open system. कौन सा है? First one is open system. The second one is obviously closed system, and the third one is isolated system. There is open, closed and isolated system. Open system exchanges both energy and matter with the surroundings. बहुत सिंपल है। जैसे ये गर्म पानी की मैंने बात की, अगर मैं इसका बॉटल ओपन करके रख दूं, खुला रख दूं, बॉटल को खुला करके रख दूं, एक कप में मैंने गर्म पानी लेके रख दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, पानी ठंडा हो जाएगा, यानी उसने एनर्जी लॉस की, बोलो हाँ कि ना। एनर्जी कहां गई? सराउंडिंग्स में गई। अग्रीड? और साथ ही साथ द वाटर इज गोइंग टू इवेपोरेट ऑल्सो ना, तो क्या क्वांटिटी का लॉस होगा पानी का? तो मतलब मैटर भी गया। जैसे आपके दिमाग में से केमिस्ट्री आज पढ़ते हो कल उड़ जाती है, मैटर लॉस हो रहा है। वैसे ही यहां पर पानी ठंडा हुआ, ये तो एनर्जी का लॉस है, बट पानी इवेपोरेट हुआ, ये मैटर का भी तो लॉस है। ये कब होगा? जो आपने उसको ओपन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। यू अंडरस्टूड? एग्जाम्पल हॉट लिक्विड इन ओपन कप। सिंपल गरीबों वाला एग्जाम्पल कि भाई एक गरम चाय की प्याली, ठीक है,
एक कप है, उसमें गर्म चाय रखी, खत्म। अच्छा, क्लोज्ड में क्या होगा? क्लोज्ड में इट एक्सचेंजेस एनर्जी बट नॉट मैटर। क्या? इसकी एनर्जी का लॉस होगा पर मैटर का लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल बता सकते हो? अ कप कवर्ड विद अ सॉसर। एक चाय का कप है, गर्म चाय है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया? मैंने ऐसे प्लेट रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी तो हो जाएगी, पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो ऊपर प्लेट से टकरा के वापस नीचे आ जाएंगे, मतलब वो इवेपोरेट नहीं होंगे, तो मैटर का लॉस नहीं होगा। बात जा रही है भेजे में? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? हॉट लिक्विड इन कप कवर्ड विद सॉसर। मराठी में बशी बोलते हैं ना अपन, बशी, कप आणि बशी, सॉसर रखते है ना? तो वैसा आइसोलेटेड सिस्टम, आप खुद सोचो, लॉजिकली बता सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्या होगा? पहले वाले में दोनों एक्सचेंज हो रहा है, दूसरे वाले में एनर्जी हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तीसरे वाले में क्या होगा? सोच के बताओ। है कि नहीं बच्चों? तीसरे वाले में लॉजिकल है ना, यही होगा ना? ना ही एनर्जी जा रही है, ना ही मैटर जा रहा है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? Yes, of course. A simpler example would be hot liquid in a thermos flask. है ना? अपन थर्मस में नहीं, क्या वो गर्म चाय थर्मस में भर के लेके जाते हैं, और हम ऐसी गलत फहमी में रहते हैं कि ये शाम तक गर्म रहेगी, है ना? अच्छा, ये जो आइसोलेटेड है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? एक्चुअली स्पीकिंग आइडियल हो गया ना, ये तो होता नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है यार कि आज चाय रखी 10 दिन बाद भी गर्म ही है। वो बोलने की बात है, परफेक्टली आइसोलेटेड तो कोई सिस्टम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से थोड़ी एनर्जी की लीकेज तो हो ही जाती है। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक डिफाइन किया गया है कि हाँ, हॉट लिक्विड थर्मस फ्लास्क में काफी समय तक, काफी टाइम तक ना ही एनर्जी लूज करता है, मतलब ना ही ठंडा होता है और ना ही उसकी क्वांटिटी जाती है। तो डिफाइन करने के लिए सिंपल तीनों एग्जांपल ले लो आप, ओपन कप, कप विथ सॉसर एंड थर्मस फ्लास्क। ये तीनों डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हो गए सभी बच्चों को? यस, है ना? चलो फटाफट इसको मार्क कर लेंगे अपन। तो ओपन सिस्टम है, ओपन कप कंटेनिंग हॉट कॉफी, एग्जांपल लिख दिया। तो a system which exchanges both energy and matter with the surroundings is called open system। ठीक है ना? closed system में क्या है बॉस? a system that exchanges energy and not matter with the surroundings is called closed system। example, cup containing hot coffee covered with saucer। ठीक है? अब बच्चों मेरे से वो ऐसा स्टूपिड सा सवाल मत पूछना, सर टेक्स्ट बुक में कॉफ़ी लिखा है, हम एग्जाम में टी लिखेंगे तो चलेगा क्या, इसलिए मैंने लिक्विड लिखा। तुम चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ऐसे बकवास सवाल मत करना प्लीज। ओके। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ कोर्स, कप कंटेनिंग हॉट कॉफी कवर्ड विद द सॉसर इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये थोड़ा बकवास है ना, इससे अच्छा आप क्या एग्जाम्पल लिखेंगे जो मैंने लिखा? कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे आप? कप वप क्यों लिखना है? फिर सीधा लिखो ना, कॉफी इन थर्मस फ्लास्क। ठीक है? आप क्या लिखेंगे? कॉफी इन थर्मस फ्लास्क। डिफाइन कैसे करेंगे?
A system that does not allow exchange of either matter or energy is called isolated system. बड़ा ही आसान और सिंपल. यहां तक सबको क्लियर. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग कि भाई सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. सिस्टम की प्रॉपर्टीज, तो आपने सिस्टम को एनर्जी और मैटर के टर्म्स में तो बता दिया, डिफाइन कर दिया. अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब जरा सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. देखो, सिस्टम की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. कौन सी दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depends on the amount of matter present in the system, and intensive properties are those which are independent of amount of matter in the system. Rather than ratta maroing the definition, again try and understand. Suppose I give you 1 liter of water and I say ये कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो आप क्या बोलोगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा. सपोज आई गिव यू 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, ये कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा? 100. और मैं आपको 10,000 लीटर पानी दे दूं तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा. इससे क्या समझ में आया? सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर does not depend on the quantity of water. सही बात है. वो 1 लीटर हो या 10 लीटर हो या 10,000 लीटर हो, वो 100 डिग्री पे ही बॉईल होने वाला है. सिंपल बात है. पर क्या लगता है, एनर्जी किसको लगेगी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने में? 10,000 लीटर को कि 10,000 लीटर को कि 1 लीटर को? गैस कहां ज्यादा खर्च होगी? ऑब्वियसली, है ना. तो एनर्जी अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी, बट बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, है कि नहीं? तो सिंपल भाषा में बॉइलिंग पॉइंट बन गया इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी और एनर्जी बन गई डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी. बस यही तो उसने बताया. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोली उसने? डिपेंड्स ऑन अमाउंट. देखो कितना इजी. क्या इसका एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं अभी? बिना टेक्स्ट बुक में देखे आप एग्जांपल देते आना चाहिए आपको. एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. मास, उसका वेट क्वांटिटी पे डिपेंड, कितना वजन है क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना भाई, ये तो है ना. और इंटेंसिव क्या होता है? डज नॉट, मेरी इंग्लिश को क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन को मैंने डिपेंड्स ऑफ क्यों लिखा है? डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट. ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ के मेरी इंग्लिश खराब नहीं होगी? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपको क्या पढ़ाया गया फिजिक्स में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. क्या कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फिजिक्स में? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है फिजिक्स के हिसाब से? 1.5, है ना. तो वो थोड़ी बोलता है छोटे ग्लास का कम है, बड़े ग्लास का ज्यादा. ग्लास तो मटेरियल है, ग्लास का हमेशा 1.5 ऐसे ही मानते हो ना आप तो वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. क्लियर है? एक बार एक स्टूडेंट था मेरा, उसको मैंने पूछा कि बता कौन सी चीज है जो किसी सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड करती है. पता है क्या बोलता है?
बोलता सर उसका भाव कितना पैसा लगेगा। बोला ये आंसर बड़ा इंटेलिजेंट था बट वो केमिस्ट्री में नहीं आता भाई। तो ये मत बोलना कि उसकी प्राइस, एनर्जी मास ठीक है, ठीक है, प्राइस मत बोल देना। तो एग्जाम्पल यहां पर है मास, वॉल्यूम, एनर्जी वगैरह, और इसके एग्जाम्पल यहां पर है प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल है, आप वो दो भी याद रखेंगे तो बहुत, ठीक है बच्चों। बहुत सारे टर्म्स सीखने मिल रहे हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, टाइप्स क्या है, प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज। तो अगर कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज पूछो, ठीक है। अगला फंडा कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? शादी मंगनी वो वाला फंक्शन नहीं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में तो पढ़ा है आप लोगों ने फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का लॉजिक, अगर आप एफ ऑफ एक्स जो आप बोलते हो मैथ्स में, वैसा ही फंक्शन का लॉजिक समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, ऐसा बोलो अगर, तो वही लॉजिक में केमिस्ट्री में अगर लगाऊं तो एक सिस्टम में क्या क्या बदल सकता है, सोचने वाली बात। अगर मैं ऐसा कहूं कि एक सिलेंडर में गैस है, ये मेरा सिस्टम है, ध्यान से सुनना। एक सिलेंडर में I have put some amount of gas, ideal gas, that is my system. What are the things about that system that I can change? Can I change its pressure? Yes. Can I change its temperature? Yes. Can I change its volume? Yes. Can I change its number of moles? ऐसे में उसकी बहुत सारी क्वालिटीज बदल सकता हूं ना बच्चों, है कि नहीं, है ना। So the process by which I change these will become a path, जैसे वो चेंज होने वाले वो पाथ, और जो फैक्टर को मैं बदल रहा हूं वो फंक्शन। जरा और सिंपल तरीके से समझा दो। एक गैस के लिए उसकी जो प्रॉपर्टीज है, एक सिस्टम के लिए, चलो गैस के लिए नहीं समझो, एक सिस्टम के लिए उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन में भी सिखाई थी, स्टेट्स ऑफ मैटर में, है ना। तो ये जो है ना, इनको हम कहते हैं इसके फंक्शंस। क्या कहते हैं? फंक्शंस। हर एक को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर उसका एक फंक्शन है, वॉल्यूम उसका एक फंक्शन है, टेम्परेचर उसका एक फंक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स उसका एक फंक्शन है। जब इन सबको डिफाइन करूंगा एक साथ, विच मीन्स आई हैव डिफाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या बोला मैंने? जब मैं इन सबको एक साथ डिफाइन करूंगा, देन आई हैव डिफाइंड व्हाट? आई हैव डिफाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कितने बच्चों को ये नहीं समझा मुझे बताना। जब एक सिस्टम के अलग अलग पैरामीटर्स को आप डिफाइन करते हो, तो उन पैरामीटर्स को आप फंक्शन कहते हो, और वो टोटल डिस्क्रिप्शन को आप स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हो। ये सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन वाला स्टेट है। ये किसी बच्चे को ये ऐसा डाउट है इसमें तो पुलिस पूछ लो। सबको ये समझ में आ गया? सिंपल भाषा है, ठीक है। जो पैरामीटर्स, जो क्वालिटीज में डिफाइन करूंगा उसको मैं फंक्शन बोलूंगा, और पूरे सबको एक साथ डिफाइन करूंगा तो मैं स्टेट बोलूंगा। मैं कहूंगा मैंने सिस्टम के स्टेट को बताया, आप बोलेंगे ओके। अब देखना मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना। तो ये सिस्टम है, P1, V1, T1, N1, ये इसके इनिशियल फंक्शंस थे। क्या थे? इनिशियल फंक्शन, ठीक है। इनिशियल स्टेट को डिस्क्राइब करते थे कौन? P1, V1, T1, N1, ये उसके इनिशियल स्टेट को डिस्क्राइब करते थे, बरोबर है। तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा इनिशियल।
स्टेट। इनिशियल स्टेट है P1, V1, T1, N1। आगे मैं कहूंगा फाइनल स्टेट। क्या होगा आप बताओ? P2, V2, T2, N2, है कि नहीं? P1 से P2 गया, ये जो सिस्टम था ये इनिशियली P1 प्रेशर पे था, अब ये P2 प्रेशर पे गया। जो भी से पहले समझो 10 पास्कल पे था, अब ये 20 पास्कल पे गया फॉर एग्जांपल, है ना? चेंज आया ना। तो ये जो चेंज किस वजह से आया, किस प्रोसेस से आया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पाथ। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाथ। बात समझे? जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने स्टेट बोला, और जो बदलाव की प्रोसेस थी, चेंज की प्रोसेस थी, उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला पाथ। वैसे ही V1 से V2 पे गया, वैसे T1 से T2 पे गया, वैसे ही N1 से N2 पे गया। हर एक का अपना एक पाथ है, एक तरीका है। आप कहेंगे सर ये तरीका नहीं समझ में आया। ये बॉटल में गर्म पानी है, मुझे इसको ठंडा करना है। इसको ठंडा करने के लिए व्हाट पाथ कैन आई फॉलो? थिंक। मैं इस बॉटल को बर्फ में रख दूं, एक तरीका ये है, ये एक पाथ हो गया। इसके पानी को निकाल के एक बड़े से प्लेट में ऐसे फैला दूं तो ठंडा हो जाएगा, ये दूसरा पाथ हो गया। सिर्फ बॉटल को खुला रख के ऐसे ही छोड़ दूं, तीसरा पाथ हो गया। मतलब आई कैन अचीव द चेंज इन टेम्परेचर बाय मेनी मेथड्स ना बच्चों। ईच ऑफ दोज मेथड्स आई विल कॉल अ पाथ। समझा कि नहीं समझा? तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो तुम कार से जाओ, ट्रेन से जाओ, उड़ के जाओ, फ्लाइट में, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ ना, तुम्हारा पाथ अलग अलग हुआ ना। शॉर्टकट से जाओ, लॉन्ग कट से जाओ, तुमको जाना है A to B। वैसे ही यहां पे तुमको इनिशियल से फाइनल जाना है, और जो प्रोसेस तुम फॉलो करोगे वो तुम्हारा पाथ है। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में बहुत आसान हो जाता है समझना कि ये रहा सिस्टम, ये सिस्टम के फंक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी, पैरामीटर्स होगी, वो फंक्शंस, उनकी एक इनिशियल वैल्यू होगी, एक फाइनल वैल्यू होगी। उसको हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कहेंगे। और जो प्रोसेस है चेंज का, उसको पाथ कहेंगे। काफी सिंपल है ना? सो जब एक बार हमें स्टेट समझ में आ गया और पाथ समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन का है। दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना। फंक्शन दो टाइप के हैं, कौन से? एक है स्टेट फंक्शन, एक है पाथ फंक्शन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? दो टाइप के फंक्शन है, एक है स्टेट फंक्शन, एक है पाथ फंक्शन। द डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल। स्टेट फंक्शन depends on state and path function depends on path। आप बोले वाह 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 सर, क्या आप इंटेलिजेंट आदमी हो सर, क्या डेफिनेशन दी हो। तब स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेट, पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ। वाह, है कि नहीं? बट इट इज ट्रू, दैट्स हाउ यू डिफाइन इट। इट इज सो स्टूपिडली ट्रू। State function depends on state, path function depends on path. How do you elaborate it? State function depends on initial
एंड फाइनल स्टेट। समझो बात, सॉरी। So state function depends on initial and final state. यानी कि आपकी जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज थी ना स्टेट की, वो सिर्फ उस पे ही डिपेंड करता है। आप उस फाइनल वैल्यू पे कैसे पहुंचे इससे फर्क नहीं पड़ता। और पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं? जो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसेस लिया वहां तक पहुंचने के लिए। बात को समझना। या तो देखो बच्चों, मैं जरा आपको एग्जांपल, इसको और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं। फिजिक्स में आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सबने पढ़ा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब समझो एक बच्चा है जो सुबह घर से निकला पॉइंट ए से, उसको पहुंचना है क्लासेस पॉइंट बी, पर वो डायरेक्ट नहीं जाता, ए टू बी डायरेक्ट नहीं जाता। वो बाहर जाता है, अपने दोस्त को मिलता है एक पॉइंट पे, फिर वहाँ से बाहर जाता है, वो कुछ खाता पीता है, टाइम पास करता है, फिर वहाँ से जाता है थिएटर में पिक्चर देखता है, फिर वहाँ से जाता है गर्लफ्रेंड को मिलता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर क्लास जाता है। तो मतलब उसने सीधा पाथ नहीं लेकर घूम फिर के वो आया। पर फिजिक्स आपको सिखाता ये कि भाई यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, भले वो कितना भी घूम के आया। फिजिक्स में यही सीखा है ना आपने कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो कैन आई से इन सिंपल वर्ड्स his displacement depended on the final point, initial point and final point only. स्टार्ट और एंड के बीच में ही फर्क पड़ता है डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हुए। किधर से आया फर्क नहीं पड़ा, सीधा आया तो भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट, घूम के आया तो भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है? और ऐसे ही तो डिफाइन किया, देखो ना स्टेट फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, द वन दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। आप बोलेंगे हाँ सही बात है। अब देखो समझो यहां पे दो बच्चे थे, एक जो सीधा सीधा क्लास गया और एक था जो घूम के गया। तो लेट्स कॉल देम स्टूडेंट ए, स्टूडेंट एक्स एंड स्टूडेंट वाई। तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम था ना, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम था क्योंकि दोनों ने अल्टीमेटली सेम डिस्प्लेसमेंट दिखाया। डिस्टेंस दोनों का सेम था क्या? डिस्टेंस किसका ज्यादा था? स्टूडेंट वाई का ज्यादा था क्योंकि वो घूम के आया भाई। एनर्जी किसकी ज्यादा खर्च हुई? वाई की एनर्जी ज्यादा खर्च हुई, सीधी बात है, जिसने जो घूम के आया। क्यों? क्योंकि उसने लंबा पाथ लिया ना। तो अगर आपको मैं अच्छा अब पूछूं कि भाई एनर्जी पाथ पे डिपेंड कर रही थी क्या, तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा अच्छा एनर्जी पाथ फंक्शन। देखो कितना इजी हो गया, समझे कि नहीं समझे? और मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा था क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। तो ये स्टेट फंक्शन हो गया। क्या ये बात भेजे में गई? एग्जाम्पल के साथ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? है ना? तो फिजिक्स का ही एग्जाम्पल हमने लिया जो आपको ऑलरेडी आता है। अब उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में देखते हैं। केमिस्ट्री के टर्म्स में देखते हैं। मैंने आपको पानी का एक ग्लास दिया और जिसको रूम टेम्परेचर पे रखा था 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने बोला इसको आपको पहुंचाना है 0 डिग्री सेल्सियस तक। आपने ये स्टार्ट पॉइंट है आपका, ये एंड पॉइंट है। तो इसको मैं T1 बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा T2। ठीक है, T1 T2।
एक स्टूडेंट को बोला भाई 25 से 0 तक पहुंचा दे, तो उसने कूल डाउन करना शुरू किया इसको और सीधा यहां पर 25 से 0 तक लेके आ गया। ठीक है, समझो ये स्टूडेंट नंबर 1 है। दूसरे स्टूडेंट को बोला कि भाई तू 25 से 0 लेके आ, तो उसने क्या किया, पहले इसको ना ये ऊपर लेके गया 40 पे, फिर वापस नीचे लेके आया 0 पे। ये कौन था? ये मेरा स्टूडेंट नंबर 2 था। ठीक है, इन द फर्स्ट केस T2 माइनस T1 कितना था? और बोलोगे 25, सॉरी 0 माइनस 25 मतलब माइनस 25, बरोबर है। इन द सेकेंड केस T2 माइनस T1 कितना था? सेम ना, मतलब वो 40 पे जाके घूम के आया कि डायरेक्ट आया? मैंने सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू को लेके ही कैलकुलेशन करना है ना, है कि नहीं? तो टेम्परेचर को मैं स्टेट फंक्शन बोलूं कि पाथ फंक्शन बोलूं? सिंपल सवाल है, सवाल बड़ा इजी है। ऑब्वियसली स्टेट फंक्शन, क्योंकि भाई मेरे को टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट है, माइनस कर ले, खत्म बात। मेरे को उसके पाथ से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो बस यही आपको समझना था। अब आ जाते हैं हिसाब। द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। आप बोलोगे ठीक है, the property which depends on the state of a system and is independent of the path by which it is attained is called state function. ठीक है, state function क्या है? It is independent of path, path पे डिपेंड नहीं करता। मार्क करना ध्यान से, जैसे मैंने मार्क किया वैसे ही करना बच्चों। और जो मैंने कहा कि भाई पाथ क्या है, पाथ एक प्रोसेस है। देखो पाथ क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ चेंज। एक स्टेट से अनदर स्टेट तक, इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो उसी को आप प्रोसेस भी बोल सकते हो, पाथ भी बोल सकते हो। तो द प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बाय मेनी वेज और मेनी पाथवेज, यू कैन से दैट। What is path function? The properties of a system that depend on the path are called path function. For example, work, heat and एक और इसमें ऐड कर दो, work and heat and energy. Work, heat and energy. और यहां पर स्टेट फंक्शन में कौन से थे हमारे 4 फेवरेट हमेशा के? कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे स्टेट फंक्शन है। एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या हर एक बच्चा प्रॉपरली एक मार्किंग करके हर एक चीज लिख रहा है? प्लीज टेल मी यस और नो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब लोग लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से मार्क करो, है ना बच्चों? तो ये हुआ आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी सारे, इनफैक्ट सारे ही टर्म्स जो हमको सीखने थे आज सीख लिए। इंट्रो हो गया हमारा कि भाई एनर्जी के चेंजेस को स्टडी करेंगे। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ वेरियस systems, types of systems, surroundings, extensive intensive property, states, paths, state functions, path functions, है ना? तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ये फर्स्ट पार्ट जो है अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ओके।